जी पार्ट बी की तरफ चलते हैं। लेक्चर 2 का ही हमारा बी पार्ट है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना भी हो गया वो आज के लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट कल के लेक्चर में फिर होगा। चैप्टर 3 का हमारा टाइटल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चैप्टर 2 की कंटिन्यूटी में ये चैप्टर 3 है। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी फिर इलास्टिसिटी? पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? लचक को। हाँ बिल्कुल सही समझे आप। इलास्टिसिटी कहते हैं चेंज को। इसको हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? आप रबर को खींचते हैं ना, तो क्या वो उसके पोजीशन या इसकी शेप चेंज नहीं होती? बिल्कुल शेप चेंज होगी। इलास्टिसिटी क्या है? चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई को हमने चेंज करना है। चैप्टर 3 हमें यह बताता है, जैसे चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि डिमांड चेंज हो रही है, किस वजह से? प्राइस की वजह से और नॉन प्राइस की वजह से। सेम इसी तरह सप्लाई भी चेंज हो रहा है, किस वजह से? प्राइस और नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। सप्लाई और डिमांड चेंज हो रहा है, लेकिन कितना चेंज होगा? हम कितने प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करें, उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई में कितना चेंज आएगा। तो चैप्टर 3 बेसिकली हमें ये क्वांटिफिकेशन करवाता है कि इस प्राइस को इतना इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से डिमांड या सप्लाई में चेंज कितना आएगा। इससे पहले चैप्टर 2 हमें ये सिर्फ चेंज बताता है, इसकी क्वांटिफिकेशन नहीं करवाता, लेकिन चैप्टर 3 हमें इसकी क्वांटिफिकेशन भी करवाएगा कि इलास्टिसिटी यानी डिमांड में कितना चेंज आएगा और सप्लाई में प्राइस की वजह से कितना चेंज आएगा। तो चैप्टर 3 में हम ये सीखेंगे। स्टिल चेंज इन डिमांड या सप्लाई है, लेकिन अब यहां पे न्यूमेरिक वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। एक प्रैक्टिकल जो बिजनेसमैन होता है वो ये देखता है कि मेरी डिमांड कितनी चेंज हुई है या सप्लाई कितना चेंज हो रहा है। इलास्टिसिटी है चेंज को कहते हैं। अब ये चेंज हमने कैलकुलेट करना है किसमें? डिमांड में भी और सप्लाई में ये चेंज कैलकुलेट करना है। लेकिन हमारे सिलेबस में सप्लाई में जो चेंज है इसकी डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ इसके फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स की वजह से ये जो इलास्टिसिटी या जो चेंज होगा वो कम ज़्यादा होगा, बस हमने सिर्फ इतना देखना है। बाकी डिमांड को हम डिस्कस करेंगे, डिमांड को ठीक ठाक डिस्कस करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज इन डिमांड बताएं किस वजह से? ड्यू टू प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, तो ये हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले डिमांड के यानी चेंज की तरफ जाने से पहले हम इलास्टिसिटी को और चेंज इन इलास्टिसिटी इसकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी क्या है? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आएगा ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला एक होता है, इसका फॉर्मूला ये है P और इसके चरणों में लिखेंगे ED। व्हाट इज दिस? ये है प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी डिमांड में चेंज किस वजह से? ड्यू टू प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा इसको हम नाम देंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएं सब। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला बता सकते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होगा, क्या होगा? यहां पे PED लिखा हुआ है, यहां आ जाएगा PES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इधर क्वांटिटी डिमांडेड की जगह पे क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगा। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी टाइप्स है? प्राइस को चेंज करेंगे तो इलास्टिसिटी कितनी चेंज होगी?
इसकी डिफरेंट टाइप्स है और वो डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी करते हैं। Quantity demanded, quantity demand, quantity demanded, quantity demanded, and this also is quantity demanded। इधर आएगा आपका होता है प्राइस। इससे पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं 10% प्राइस को चेंज करूं, उसकी वजह से डिमांड में जो चेंज आए वो भी 10% हो? क्या ये पॉसिबल है? 10% मैंने प्राइस को इंक्रीज किया, डिमांड डिक्रीज हो रही है कितने से? 10% से। रिजल्ट क्या आएगा? 1। बिल्कुल ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर से बताएं शाबाश। क्या अगर मैं प्राइस को 10% से इंक्रीज करता हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से रिड्यूस हो जाएगी? ऐसे ही होगा। चेंज कितना? यानी 1। लिख सकता हूँ ना ये? ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं प्राइस को 10% से इंक्रीज करूं और जो क्वांटिटी में चेंज आए वो 20% बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। क्या ये पॉसिबल है कि मैं प्राइस को इंक्रीज करूं 10% से, लेकिन क्वांटिटी में जो चेंज आए वो 5% से, यानी प्राइस जो है वो 5% से, क्वांटिटी 5% से रिड्यूस हो। प्राइस को 10% से इंक्रीज किया और क्वांटिटी जो है वो 5% से रिड्यूस हो रही है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल सर पॉसिबल है। इसका मतलब ये तीनों सिचुएशन, तीनों कंडीशन जो है ये पॉसिबल है, ये तीनों सिनेरियो। इस केस में इसका आंसर क्या आएगा? इस केस में इसका आंसर आएगा 2 और इधर आ रहा है 0.5। अब इसको इंटरप्रेट भी करते हैं, इसका देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन पहले ये देखें, एक डिमांड कर्व आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूं। डिमांड कर्व अभी तक जो आपने देखा है वो ये डिमांड कर्व है। अब मैंने साबित करना है इस डिमांड कर्व को कि इसका आंसर 1 ही आएगा। अब इसको मैंने साबित करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर किसी भी यहाँ पे इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लेता हूँ। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। हमने रैंडमली 2 पॉइंट्स लिए और इस पॉइंट पे प्राइस होगी ये और क्वांटिटी ये होगी। इस पॉइंट पे ये प्राइस है और ये क्या है? क्वांटिटी। ठीक है। अब ये देखें, ये जो चेंज है ये तकरीबन चेंज बराबर है। ये तकरीबन चेंज बराबर है। मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, तकरीबन ये चेंज बराबर होगा। बिल्कुल तकरीबन ये चेंज बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, हाथ से ड्रॉ किया है तो 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ये चेंज तकरीबन बराबर है। ये क्या है? चेंज इन प्राइस और ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जितने परसेंट से मैंने इसको प्राइस को चेंज किया उतने से क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, उतने से क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस को इंक्रीज किया तो क्वांटिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, सेम अमाउंट से रिड्यूस हो रही है। अगर क्वांटिटी प्राइस में चेंज करने से क्वांटिटी में उतना ही चेंज आए तो इसको हम नाम देते हैं, ये है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक कहते हैं 1 इसका रिजल्ट हो और जिसमें चेंज आए वो बराबर का चेंज हो। इसके लिए हम लिखते हैं PED बराबर होगा किसके? 1 के। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
इज इक्वल टू 1 और इसके डेफिनेशन ये है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? चले प्रैक्टिस करते हैं, एक और कर्व ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। डाउनवर्ड स्लोप है, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोप है। ये भी एक डिमांड कर्व है, ये भी एक डिमांड कर्व है। इधर भी हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, इधर भी मैं कोई 2 पॉइंट्स ज्यूम करता हूँ। ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए पे प्राइस ये और पॉइंट बी पे ये प्राइस है। इस वक्त क्वांटिटी पॉइंट ए पे ये क्वांटिटी होगी, इधर क्वांटिटी ये। ये देखें प्राइसेस क्या हो रही है, प्राइसेस को हमने फॉर एग्जांपल इंक्रीज किया, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये जो चेंज है डिमांड में वो ज्यादा है, किससे? चेंज इन प्राइस से। प्राइस से ये चेंज क्वांटिटी में ज्यादा आ गया और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। यानी प्राइस में चेंज 10% तो क्वांटिटी में चेंज 20%, क्वांटिटी में चेंज 20%। इसका हम नाम रखेंगे इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक या हाईली इलास्टिक भी कहते हैं इसको, हाईली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक भी इसका नाम है। और सेम इसका फॉर्मूला एक लिखेंगे, PED एज ग्रेटर देन 1। हमने स्टैंडर्ड रखा है इसका कि ये 1 से क्या है, ज्यादा। तो PED अगर 1 से ज्यादा होगी तो हम नाम देंगे इसको इलास्टिक डिमांड, कहेंगे कि ये डिमांड कौन सी है, ये इलास्टिक डिमांड है। एक और कर्व देखते हैं, एक और कर्व देखते हैं। अच्छा इसका फॉर्मूला माजरत, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये अगर सिचुएशन हो तो फिर इसका मतलब यह है कि ये इलास्टिक डिमांड होगी। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसका मतलब इलास्टिक डिमांड होगी। एक कर्व और ड्रॉ करता हूं और ये आपने देखना है कि इसके साथ क्या होता है। ये एक डिमांड कर्व है, सेम हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पे जो डिमांड है वो ये इतनी होगी और ये प्राइस, ये डिमांड है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब हमने प्राइस को इंक्रीज किया, प्राइस को चेंज किया, तो उसकी वजह से क्वांटिटी कितनी चेंज होगी? बस इतनी सी, थोड़ी सी क्वांटिटी चेंज हुई है। इसका मतलब यह है कि प्राइस में चेंज ज्यादा और क्वांटिटी में चेंज कम। प्राइस में चेंज ज्यादा, पहले इसका फॉर्मूला देखें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ क्या लिखूं, ये इलास्टिक है, चेंज ज्यादा, यूनिट इलास्टिक, चेंज बराबर, चेंज कम को हम नाम देते हैं इन इलास्टिक। और आपको पता है ये इन आप यूज करते हैं लफ्ज नॉट के लिए कि नॉट इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड। और नॉट इलास्टिक का लफ्ज सही नहीं है, नॉट इलास्टिक का मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इसमें चेंज आ रहा है ना, थोड़ी बहुत ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो मैं इसको कहूंगा कम इलास्टिक है, बहुत कम इलास्टिक या लो इलास्टिक कह सकते हैं आप इसको। अब इसके फॉर्मूला लिखा है, PED इज इक्वल टू 0.5 विच इज लेस देन 1। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं PED इज लेस देन 1? ये लेस देन 1 होगा। यहां तक कुछ भी बात समझ आ गई? नेक्स्ट आगे फिर 2 एक्सट्रीम्स है, नेक्स्ट आगे 2 एक्सट्रीम्स है। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? एक्सट्रीम सुने, क्या ये पॉसिबल है हम प्राइस को इंक्रीज करें, इतना इंक्रीज करें, लेकिन क्वांटिटी में जो चेंज है वो ना होने के बराबर हो। ना होने के बराबर का मतलब क्या है? ना होने के बराबर का मतलब क्या? पहले ये देख, पहले दूसरे कर लेते हैं सिचुएशन। प्राइस को फॉर एग्जांपल ना होने के बराबर चेंज कर रहे हैं, ना होने के बराबर इंक्रीज कर रहे हैं, और क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो बहुत
बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? एनीथिंग डिवाइड बाय, ये ना होने के बराबर आप लिखते हैं 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट। तो मीन्स के प्राइस जो है वो ना होने, प्राइस चेंज नहीं होगी ना होने के बराबर, लेकिन क्वांटिटी में चेंज बहुत ज़्यादा आएगा। ये भी एक डिमांड कर्व होता है। इस पे 2 पॉइंट्स लेंगे, साबित करना ना कि क्या चेंज उसमें आएगा नहीं। ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस पे डिमांड ये है और प्राइस ये होगी, और इधर डिमांड ये और ये प्राइस है। सब प्राइस में चेंज बता सकते हैं? प्राइस में चेंज बिल्कुल ये ना होने के बराबर, ना होने के बराबर ये प्राइस, और क्वांटिटी Q0 Q1 देख सकते हैं कि इसमें चेंज बहुत ज़्यादा है, चेंज बहुत ज़्यादा। इसको फिर हम नाम देते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इस तरह का छोटा सा फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा PED इज इक्वल टू इनफिनिटी। आखिरी डायग्राम देखें, आखिरी डायग्राम देखें। क्या ये पॉसिबल है कि हम प्राइस को बहुत ज़्यादा चेंज करें, बहुत ज़्यादा चेंज करें, लेकिन क्वांटिटी ना होने के बराबर चेंज हो? बिल्कुल ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। हमने में भी इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हमारा कोई खुदा ना खास्ता कोई हॉस्पिटल में मरीज़ है, कोई रिलेटिव है। अब डॉक्टर ने कहा कि अगर आप मुझे 10 करोड़ देते हो, एक जो इंजेक्शन है उससे उसको वो ठीक हो सकता है, उसकी जान बच सकती है, जो कि 100 रुपये का है। लेकिन अगर वो कहे 10 करोड़ मुझे दे दो फिर मैं इसको ये टीका लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं। वो कहेगा सब कुछ ले लो पर मेरी जान बचाओ, सब कुछ मेरा, जायदाद सारा कुछ अपने नाम करने को आपके तैयार हूं, बस मेरी जान बचाओ। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन डिमांड फिर भी कम नहीं हो रही, ना होने के बराबर है। तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ये तकरीबन ना होने के बराबर है ना, तो तकरीबन 0 चेंज आएगा डिमांड में, तकरीबन डिमांड में 0 चेंज आएगा तो ना होने के बराबर। तो एक कर्व बनता है जो कि बिल्कुल ये बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा। क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये भी डिमांड कर, इससे भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए पे देखें, ये प्राइस है, प्राइस में चेंज आ रहा है पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। तो पहले तो इसको नाम देते हैं, ये क्या हमने पढ़ा था कि कम चेंज। यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट के लिए लफ्ज सुने परफेक्टली इन इलास्टिक, ये एक टाइप है। और इसका छोटा सा फॉर्मूला है, वो होगा PED इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो ये 5 टाइप है इलास्टिसिटी के। सर हमने ये क्यों कैलकुलेट किया, ये क्यों कैलकुलेट किया? ये हमने किया डिसीजन मेकिंग के लिए। अब अगला सवाल ये कि ये 5 टाइप्स हैं, ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? प्रैक्टिकली सुन लीजिएगा कि ये जो 2 एक्सट्रीम्स हैं, ये जो 2 एक्सट्रीम है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ना हम इसको फर्दर डिस्कशन में इसको इन्वॉल्व करेंगे। हमारा ये जो डिस्कशन का एरिया होगा वो ये 3 होंगे, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। ये हम डिसीजन पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर आपको पता चले या आप पता लगाएं किसी भी फैक्टर या किसी भी तरीके से, वो तरीके भी पढ़ेंगे कैलकुलेट करने के इलास्टिसिटी को, कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक है, यानी प्राइस चेंज करेंगे तो आपकी डिमांड भी चेंज होगी।
तो फिर आप उस सूरत में क्या करेंगे, प्राइस को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। आपने कैलकुलेशन की या किसी आपने मार्केट एनालिसिस के बाद आपको पता चला कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड यूनिट इलास्टिक है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, प्राइस को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और नेक्स्ट आपको किसी जराए से या किसी कैलकुलेशन के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि जो आपकी प्रोडक्ट है इसकी डिमांड इनइलास्टिक है, उस सूरत में आप क्या करेंगे, ये बेसिकली प्राइस डिसीजन है। तो देखते हैं प्राइस डिसीजन को एवेल्युएट करते हैं। अगर आप 10 रुपए, मैं परसेंटेजेस नहीं कहता, मैं ये कहता हूं ये 10 रुपए, बल्कि 10 रुपए भी नहीं, इसको 1 रुपया कर देते हैं। अगर आप 1 रुपये को इंक्रीज करते हैं तो जो आपकी डिमांड है वो 2 रुपए से कम, 2 यूनिट से कम होती है। आपकी डिमांड 2 यूनिट से कम होती है। लेकिन अगर आप 1 रुपया डिक्रीज करेंगे तो आपकी डिमांड 1 से नहीं बल्कि 2 से बढ़ेगी। बताएं आपके लिए एक बेहतर डिसीजन क्या होगा, आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे या रिड्यूस करेंगे। बिल्कुल आपका होगा कि हम प्राइस को सर रिड्यूस करेंगे। आपका डिसीजन ये होगा कि हम प्राइस को रिड्यूस करेंगे ताकि हमारी डिमांड बढ़े। 1 रुपए से आप इसको इंक्रीज कर रही हैं, प्राइसेस को आप इसको 1 रुपए से इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी डिमांड है वो 10 और 5 था ना, 0.5 से कम हो रही है। फायदा कितना हो रहा है, 1 रुपए का, 1 रुपए का फायदा, नुकसान कितना 0.5, नेट फायदा कितना 0.5। बताएं प्राइस डिसीजन आपकी क्या होगी, आप प्राइस को रिड्यूस करेंगे, प्राइस को इंक्रीज करेंगे। और दूसरा ये देखें, अगर आप प्राइस को रिड्यूस करते हैं, प्राइस को कम करेंगे, आपकी डिमांड बढ़ेगी लेकिन 0.5 से, यानी 1 रुपया जो आपको मिलना था अब वो नहीं मिलेगा, 0.5 लोग आएंगे आपके पास, 0.5 लोग बढ़ गए होंगे लेकिन आपका नुकसान पूरा नहीं कर सके वो। तो बेहतर डिसीजन क्या होगा, प्राइस को इंक्रीज करना, क्योंकि हमें पता है हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो चूंकि चेंज उसमें ज्यादा नहीं आएगा डिमांड में। वैसे प्राइस को इंक्रीज करते हैं ना तो आपको पता है कि डिमांड कम होगी, लेकिन अगर हम प्राइस को इंक्रीज करें तो उसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। इसमें तो हमें फायदा है कि प्राइस को इंक्रीज करें, डिमांड कम होगी, इसमें नुकसान है। लेकिन अगर डिमांड उतनी कम ना हो रही हो तो हम कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें और ज्यादा पैसे आएंगे। यूनिट इलास्टिक आसान है, प्राइस को 1 रुपए से इंक्रीज करता हूं तो क्वांटिटी 1 रुपए से रिड्यूस होगी, प्राइस को 1 रुपए से रिड्यूस करता हूं तो क्वांटिटी 1 रुपए से इंक्रीज होगी। बताएं अब आप अपने दोस्त को क्या मशवरा देंगे कि वो क्या करे, प्राइस को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। आप कहोगे अपने दोस्त कोई फायदा नहीं है प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करने का, और जैसा ही है वैसे ही रखो। फिर से बताएं सब, इलास्टिक डिमांड है तो क्या करेंगे, बेहतर डिसीजन क्या होगा, प्राइस को कम करना। इन इलास्टिक है, बेहतर डिसीजन क्या है, प्राइस को इंक्रीज करो। यूनिट इलास्टिक है, बेहतर के डिसीजन क्या है, प्राइसेस को कांस्टेंट ही रखो, प्राइसेस को चेंज ना करना, प्राइसेस को चेंज ना करना। ये था हमारा क्वांटिटी सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर ली हमने। नेक्स्ट दूसरा क्या कौन सा है, डेफिनेशन एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 हमारा, डेफिनेशन एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखें अब। और मुझे बताएं कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें है, वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था यहां पे पीईडी लिखा हुआ था, इधर क्या आ जाएगा, पीईएस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आ गया, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड या प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखें, परफेक्टली इनइलास्टिक, बिल्कुल उसी तरह डिमांड कर्व की तरह, if supply remains fixed and does not change with change in price। उसके बाद इनइलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक, अब चूंकि सप्लाई कर्व है तो सप्लाई कर्व ऐसे बनता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। यूनिट इलास्टिक जो रेगुलर हम सप्लाई कर्व बनाते हैं उसी तरह का बनेगा ये। और देखें इसने भी ये साबित किया जो चेंज है वो बराबर है।
इसमें भी आप चेंज दे सकते हैं, उधर चेंज कम है, इधर चेंज ज़्यादा है। अगर सप्लाई में चेंज ज़्यादा है तो इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा चेंज, इसका मतलब ये मोर इलास्टिक है, तो ये इलास्टिक सप्लाई का डेफिनेशन ये ले लिखा भी हुआ है और फॉर्मूला भी है परफेक्टली इलास्टिक भी आपके सामने, ये भी आपके सामने। तो ये 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए 1 and 7, 1 and 7। कैलकुलेशन अब सीखते हैं। अब हमने सीखनी है इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन भी सीखते हैं, पहले कैलकुलेशन देखें। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स कौन से 3 मेथड्स हैं? शाबाश। एक है परसेंटेज मेथड, दूसरा टोटल रेवेन्यू मेथड और तीसरा ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, ये 3 मेथड किसके हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? परसेंटेज मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। शाबाश। ये तीनों मेथड से हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें कि उससे पहले हम क्या करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे हैं। डिमांड किस वजह से चेंज होती है? डिमांड सर चेंज होती है प्राइस की वजह से और नॉन प्राइस डिटरमिनेंट, जैसे कि इनकम, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। शाबाश। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका मुश्किल से नाम लिख रहा हूं। ये है इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। चेंज इन डिमांड, इलास्टिसिटी क्या है? चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन डिमांड ड्यू टू, ये लफ्ज क्रॉस आया है, क्रॉस। आपको याद होगा गुड ए है, ये गुड बी है, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो अपनी डिमांड इसकी कम हो जाएगी और सब्स्टिट्यूट की, या अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो ये एक क्रॉस बनता है, ये है क्रॉस इलास्टिसिटी। और हम क्रॉस यूज करते हैं अदर्स के लिए, इकोनॉमिक्स में दूसरे के लिए, दूसरों के लिए यूज करते हैं। तीनों का फॉर्मूला देखें। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला तो वही है, PED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलें पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद फिर उस तरफ चलेंगे। यानी इस कॉन्सेप्ट से हम वो ड्राइव करेंगे और कोशिश करनी है कि हम सही ड्राइव कर पाते हैं कि नहीं। अब हमने इसको कैलकुलेट करना सीखना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके लिए फर्दर जो अभी हमने 3 मेथड्स पढ़े और देखें वो करेंगे। 3 मेथड्स कौन से थे? 3 मेथड्स कौन से थे? चलो मैं इधर ही लिख लेता हूँ। एक था परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड टोटल रेवेन्यू मेथड और तीसरा ज्योमेट्रिक मेथड। ये किसके मेथड है? प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के मेथड्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, परसेंटेज मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड फॉर्मूला तो यही रहेगा,
इसमें परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे हम। क्या करेंगे हम? परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज मेथड्स में फर्दर फिर दो मेथड्स हैं। एक को हम नाम देते हैं आर्क मेथड और दूसरे को हम नाम देते हैं ये है पॉइंट मेथड। है आसान, दोनों बहुत आसान है, दोनों बहुत आसान है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। आर्क मेथड, सर हम परसेंटेज मेथड के थ्रू, आर्क मेथड के थ्रू परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसी तरह पॉइंट मेथड है, इसके थ्रू परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कब यह आर्क यूज होगा, कब यह पॉइंट मेथड यूज होगा? आर्क मेथड उस वक्त यूज होगा, उस सूरत में यूज होगा जब हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है बिटवीन टू डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट किसका है? डिफरेंस तो डिफरेंट तो होंगे, जाहिर बात है, जब दो पॉइंट में आपने चेंज कैलकुलेट करना है तो चेंज तो डिफरेंट पॉइंट में कैलकुलेट होता है। एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टेंस कहते हैं कि डिस्टेंस में एक दूसरे से दूर, फासला तो ज्यादा हो, फासला बहुत ज्यादा हो। और पॉइंट मेथड बताएं, पॉइंट मेथड इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे बिटवीन टू वेरी क्लोज पॉइंट्स, और वो इतने क्लोज होंगे, इतने क्लोज होंगे कि नियरली ये एक ही पॉइंट है या कोई ये सिंगल पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि टमाटर की प्राइस 1 घंटा पहले क्या थी और अभी क्या है, 1 घंटे बाद की है, कितनी है? तो मेरा ख्याल है कि टमाटर की जो प्राइस है वो 1 घंटे में फ्लक्चुएट नहीं हुई होगी। लेकिन मैं अगर आपसे पूछता हूं कि पिछले साल टमाटर की प्राइस क्या थी और आज टमाटर की क्या प्राइसेस है, तो ये चूंकि डिस्टेंस भी इसमें बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हुई हो। ठीक है, चेंज, प्राइस में चेंज जो है वो शायद बहुत ज्यादा हो। तो ये है जब वेरी क्लोज पॉइंट होंगे और जब ये डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे। लेकिन मुबारक हो, एग्जामिनर हमें बताएगा कि कौन सा मेथड यूज करना है आपने, और अगर नहीं भी बताता वो भी बताता हूं फिर उस सूरत में क्या करना है। अच्छा, आर्क मेथड, आर्क मेथड यूज करते हुए जब हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? एवरेज लेंगे, क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स हैं और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स भी हैं, दो वैल्यूज होंगी, तो इसका एवरेज लेंगे, एवरेज ऑफ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। ओल्ड वैल्यू कौन सी? पिछले साल की प्राइसेस। न्यू वैल्यू कौन सी? आज की प्राइसेस। दोनों को क्या करेंगे? दोनों का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। और बताइए शाबाश, ये क्या करेंगे? यहां पे भी ओल्ड और न्यू, क्योंकि ये तकरीबन सिंगल पॉइंट है तो ओल्ड वैल्यू नहीं, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ओनली ओरिजिनल या ओल्ड प्राइसेस, ओनली ओरिजिनल प्राइस या ओल्ड प्राइस हम लेंगे। ठीक है, फिर से बताएं शाबाश, आर्क मेथड कब लगेगा? जब इलास्टिसिटी बिटवीन टू डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करनी हो, और परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए हम एवरेज लेंगे ऑफ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। पॉइंट मेथड कब लगेगा? जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो बिटवीन टू वेरी क्लोज पॉइंट, जो कैसे लगता हो जैसे बिटवीन सिंगल पॉइंट है, और सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड वैल्यूज हमने लेनी है। अब ये हमें ऐसे ये बातें समझनी आएगी जब तक हमारे सामने कोई सवाल नहीं होगा। हमारे सामने कोई सवाल होगा तो ये हमें बेहतर ये बात समझ आएगी। चलें, आपने नेक्स्ट पेज पे, ये पेज नंबर हमारा है 47, पेज नंबर 47 पे ये एग्जांपल आपके सामने, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी इन एग्जांपल ऑफ परसेंटेज मेथड। ठीक है, कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या पूछ रहा है हमसे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ये पूछ रहा है। इफ अ डिक्लाइन इन द प्राइस, प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है, ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम ₹12 पर यूनिट टू ₹11 पर यूनिट। प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है फ्रॉम 12 टू 11 पर यूनिट, इंक्रीज इट्स डिमांड फ्रॉम 48,000 यूनिट्स टू 60,000 यूनिट्स। ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए और इसको
दरिया को कुछ में बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक तावीज बनाएंगे। ये कैलकुलेशन ऐसी होगी, प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड। पहले प्राइस क्या थी, प्राइस थी रुपीज, फ्रॉम प्राइस डिक्रीजेस ₹12 टू ₹11। इसका मतलब यह है कि पहले प्राइसेस थी, ओल्ड प्राइसेस 12, न्यू प्राइसेस 11, पता है, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड 48,000। अब प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, यस डिमांड बढ़ी है 48,000 से 60,000, 48,000 और ये 60,000। क्या करना है, चेंज कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। देखिए इसको फॉलो करें, बहुत आसान है, इससे आपके सारे सवाल हो, कोई भी सवाल हो, जैसा मर्जी डाटा हो, आपके सारे सवाल इधर से हल हो जाएंगे। एक एक्सेप्शन है वो बताऊंगा आपको। अब हमने क्या करना है, ये ओल्ड वैल्यूज है, ये न्यू वैल्यू है, इस सेट में से हम ये सेट माइनस करेंगे तो चेंज कैलकुलेट होगा। करें जरा कैलकुलेट, शाबाश। 12 माइनस 11 आजकल +1, +1 है, ये 1 नहीं है। 48,000 माइनस 60,000 माइनस 12,000। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओए होए 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 होए, उसने तो हमें बताया ही नहीं, उसने तो हमें बताया नहीं कि कौन सा मेथड लगाना है। कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिक्लाइन इन प्राइस फ्रॉम ₹12 to 11 पर यूनिट, इंक्रीज इट्स डिमांड फ्रॉम 48,000 यूनिट्स टू 60,000 यूनिट्स यूजिंग कौन सा मेथड, यूजिंग खालाजी का मेथड, वो है नहीं। ये देखें एग्जाम टिप, इफ नो मेथड इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन यू मस्ट यूज पॉइंट मेथड। तो इसका मतलब यह सवाल हमें पॉइंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, पॉइंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको पॉइंट मेथड से सॉल्व करवाता हूं, लेकिन उसके बाद आपको दिखाता हूं कि आर्क मेथड से भी आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। हमने दोनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया है और साथ में इसके लिखा भी हुआ है प्रेफर्ड मेथड है, यानी अगर कोई मेथड गिवन नहीं है तो फिर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, पॉइंट मेथड। अगर मेथड स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड मेथड यूज होगा, अगर कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं हुआ तो फिर कौन सा मेथड होगा, फिर पॉइंट मेथड होगा, फिर पॉइंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो चले अब इसको शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, पीईडी कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहले कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं ऐसा करता हूं, आर्क मेथड से इसको सॉल्व करवाता हूं, इसी को पॉइंट मेथड से भी करवा दूंगा। चलिए फॉर्मूला क्या, चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज कितना है, क्वांटिटी डिमांड लिखा हुआ मैंने, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड है -12,000। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए शाबाश, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, 48,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही होता है ना, डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा, ये बनेगा 54,000। और जब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। करें जरा कैलकुलेट, शाबाश। ये आंसर आएगा -22.22%। शाबाश, परसेंट क्यों, मल्टीप्लाई बाय 100 किया सर, परसेंटेज में हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, अब क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बताएं, प्राइस में चेंज +1 डिवाइडेड बाय
कौन सा मेथड है? आर्क मेथड। आर्क मेथड में क्या करते हैं? एवरेज लेते हैं ऑफ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। ओल्ड वैल्यू बताएं 12 जमा 11 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 11.5 प्लस माइनस प्लस, और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। शाबाश, जल्दी से बताएं इसका आंसर, जल्दी से बताएं। 8.70%। ये भी कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हो गया, दोनों हो गए। अब हम क्या पीईडी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, शाबाश। पीईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये -22.22% डिवाइडेड बाय प्लस 8.70%। अब लिखो मल्टीप्लाई बाय 100। नो नो नो, ऑलरेडी ये 100 में। अब हमें पीईडी चाहिए, परसेंटेज में नहीं चाहिए हमें। ये बराबर है किसके? -2.55, -2.55। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, -2.55। ये जो 2.55 है, इसका क्या मतलब है? 2.55 का मतलब यह है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है किसके? 2.55 के। जब पीईडी बराबर हो किसके? 2.55 के, तो क्या ये 1 से ग्रेटर है? जब ये 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है? ये इलास्टिक डिमांड है, ये इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। लेकिन मैंने माइनस साइन छुपाया हुआ है। माइनस साइन वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता, माइनस साइन कुछ और रिप्रेजेंट करता है। माइनस साइन कुछ और रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये माइनस साइन, यह भी डिस्कस करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। -2.55 आ गया तो हमने माइनस को छुपा के 2.55 कर दिया, ये इसका आंसर है। और बताएं शाबाश, 2.55 क्या है? इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड है। ये कौन सा मेथड था? आर्क मेथड से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और देखते रहिएगा, देखते रहिएगा क्या होता है। यहां पे हमने लिखा था 12 जमा, सेम वही वर्किंग, सेम सारा कुछ वही। अब क्या करेंगे? चेंज कैलकुलेट करना है। चेंज तो -12 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कौन सा मेथड है? अब आर्क मेथड नहीं है, अब लगेगा पॉइंट मेथड। अब बताएं साहब, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या लिखूं, में क्या लिखूं? पहले हमने क्या लिखा था? 54,000। अब इसको काट के क्या लिखूं यहां पे? ओल्ड वैल्यू या एवरेज ऑफ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज? सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू लेनी है हमने? ओल्ड वैल्यू लेनी है। और ओल्ड वैल्यू क्या है? 48,000। पहले मैंने यहां पे लिखा था 11.5। अब इसको काट के क्या लिखूं शाबाश? बताएं कौन सी वैल्यू लेनी है? ओल्ड वैल्यू लेनी है, न्यू वैल्यू? सिर्फ हमने ओल्ड वैल्यू लेनी है, तो ओल्ड वैल्यू में यहां पे आएगा 12 और मल्टीप्लाई बाय 100 इसको कन्वर्ट करने के लिए। बताएं शाबाश, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आता है -25%, -25%। अब हमने ये काम नहीं किया, अब हमने ये काम नहीं किया, अब हमने कहा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने ओल्ड वैल्यू लेनी है। इसका आंसर बताएं शाबाश, -8.33%। अब हमने ये काम नहीं किया, हमने एवरेज नहीं लिया, हमने सिर्फ एक ही वैल्यू लिया। अब क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड -25% डिवाइडेड बाय -8.33%। सॉरी, ये वैल्यू प्लस में आएगी, ये प्लस है। मल्टीप्लाई बाय 100 करूं? नहीं, अब नहीं करना, अब तो हमने सिर्फ, हमें वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू है इक्वल्स टू -3।
अब आंसर आया -3। ये -3 क्या है? ये -3 क्या शो कर रहा है? ये -3 नहीं है, ये तो 3 है। ये 3 आ गया, हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट की, आ गया आंसर 3। जब आंसर 3 आया है तो वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो जब आंसर PED ग्रेटर देन 1 हो तो डिमांड कौन सी होती है? इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड। पॉइंट मेथड भी क्लियर हो गया, हमने आर्क मेथड से भी इसको सॉल्व किया। दोनों से डिमांड क्या है? इलास्टिक डिमांड आ रही है। ठीक है सर, अब हमने ऐसे क्यों किया? हमने ये काम क्यों किया? हमने माइनस को इससे अलग क्यों किया? हमने माइनस को इसलिए अलग किया कि हमने इसको अब इंटरप्रेट करना है कि ये -3 जो आया है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये जो 3 नंबर है, नंबर, इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन, हमारे पास कलेक्टिव, ये पूरा आंसर ये आ गया। इसमें हमने इसको अलग करना है और इसको अलग करना है। ये साइन अलग इंटरप्रेट होगा और ये अलग इंटरप्रेट होगा। साइन और नंबर दोनों अलग अलग इंटरप्रेट होंगे। साइन किस चीज को शो कर रहा है? साइन शो करता है टाइप ऑफ गुड्स को और नंबर रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां पे नंबर आया 3, तो बताएं 3 क्या 1 से ज्यादा है? जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है इसका मतलब इलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड। अब मैं देखता हूं, इफ नंबर इज 0, ये 0 नहीं है। इफ नंबर इज बिटवीन 0 to 1 नहीं है। इफ नंबर इज 1, 1 भी नहीं है। इफ नंबर इज इन्फिनिटी भी नहीं है। इफ नंबर इज मोर देन 1, डिमांड इज इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, और माइनस साइन है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शोज नॉर्मल गुड, प्लस साइन शोज गिवन गुड। नॉर्मल गुड कौन सी होती है? नॉर्मल गुड वो होती है कि प्राइस बढ़े उसकी डिमांड भी प्राइस बढ़े उसकी डिमांड क्या हो? कम हो। प्राइस कम हो तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो। तो बताएं हमारे सवाल में क्या हो रहा है? प्राइस क्या हो रही है? फ्रॉम 12 to 11 प्राइस डिक्रीज हो रही है, प्राइस कम हो रही है। तो क्या डिमांड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? डिमांड बढ़ रही है। ये तो चैप्टर 2 ने हमें सिखाया कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ये हमें बताता है कि कितनी बढ़ेगी। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 रुपया इंक्रीज करेंगे तो आपकी डिमांड 3 से कम होगी। अगर आप 1 रुपया डिक्रीज करेंगे तो आपकी डिमांड 3 से ज्यादा होगी। बताएं आपके लिए डिसीजन क्या है और क्या डिसीजन लेंगे? आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे या रिड्यूस करेंगे? डेफिनेटली आप इसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, डिक्रीज करेंगे प्राइसेस को। देखिए ये डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन थोड़ा सा हम इसके साथ ही इस तरह डिस्कस करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट भी बेहतर समझ आएगा। स्टडी टिप में वो लिख रहा है, इन इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी साइन एंड नंबर बोथ आर टू बी इंटरप्रेटेड सेपरेटली। दोनों को हम सेपरेटली इंटरप्रेट करेंगे। इसके फर्दर सवाल जो है वो उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है टोटल रेवेन्यू मेथड। टोटल रेवेन्यू मेथड, पहला मेथड हमने सीख लिया, वो हमारा था प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग परसेंटेज मेथड। अब यही प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग टोटल रेवेन्यू मेथड। ये भी बहुत ही आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड है टोटल रेवेन्यू मेथड। टोटल रेवेन्यू मेथड में भी यही काम हमने करना है। अब हमने सीख लिया कि इलास्टिसिटी हमने कैलकुलेट कैसे करनी है यूजिंग परसेंटेज मेथड। अब टोटल रेवेन्यू मेथड में हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन ही होंगी, लेकिन हम 3 इक्वेशन से हेल्प लेंगे। ये है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू। प्राइस और टोटल रेवेन्यू का, प्राइस के बढ़ने से अगर हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो तो डिमांड क्या होगी? प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाए और प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू चेंज ना हो बल्कि सेम ही रहे, तो तीनों सिचुएशन में हमारी डिमांड क्या होगी? देखिए टोटल रेवेन्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। टोटल रेवेन्यू हमारी सेल है। हमारी सेल अगर बढ़ेगी प्राइस के बढ़ने से तो हम कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, लोग डिमांड को चेंज
कम नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की। हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, लोगों ने सेल्स को डिक्रीज किया, डिमांड इंक्रीज किया, इसका मतलब यह है कि डिमांड चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिक डिमांड है। और अगर प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के चेंज होने से टोटल रेवेन्यू उतना ही रहे, टोटल रेवेन्यू चेंज ना हो, तो ये कौन सा डिमांड होगी? ये यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी। फिर यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी। लेकिन हमने इसको ऐसे याद नहीं करना, हम तो ऐसे याद रखेंगे कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इनइलास्टिक डिमांड है, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इलास्टिक डिमांड है, प्राइस के चेंज होने से टोटल रेवेन्यू चेंज ना हो तो यूनिट इलास्टिक है। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली एक एक को करेंगे तो फिर हमें इंक्रीज के साथ अलहदा सोचना पड़ेगा, फिर उसके साथ डिक्रीज के साथ भी याद करना पड़ेगा, फिर इसको इंक्रीज के साथ देखना पड़ेगा, फिर डिक्रीज के साथ भी याद करना पड़ेगा। ये तो 3 नहीं 6 इक्वेशन बन जाएंगी। तो अपनी जिंदगी आसान बनाएं और देखेंगे हम प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्राइस और टोटल रेवेन्यू अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये इनइलास्टिक डिमांड होगी। प्राइस और टोटल रेवेन्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इलास्टिक डिमांड। और प्राइस के चेंज होने से अगर टोटल रेवेन्यू चेंज ना हो तो ये यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी, यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अभी इसको इधर से देख लेते हैं। Alfred Marshall identifies that there is a relationship between elasticity of demand and total revenue of a firm. If demand is inelastic, price and total revenue moves in same direction. देखिए, price and total revenue moves in same direction. Inelastic, price and total revenue moves in opposite direction. Elastic, change in price does not affect total revenue. Unit elastic. आप ये सब बातें छोड़ें और ये 3 इक्वेशन ऐसे अपने हाथ से लिखें, ये अपने हाथ से उधर लिखेंगे आप। ठीक है, अपने हाथों से लिखेंगे तो फिर आपको याद रहेगा। However, this method is unable to give more detail as to whether a certain goods is more elastic than others by how much. वो ये कह रहा है कि इसका नुकसान, इसमें मसला क्या था इस मेथड में, इस मेथड का मसला क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है। वो ये है कि हमें ये तो बताता है कि इनइलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड होगी, यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी, बहुत अच्छे, लेकिन कितनी इलास्टिक है, कितनी इनइलास्टिक है। जैसे पहले यहां पे हमने देखा -3 का मतलब ये था कि हम अगर एक रुपीस बढ़ाते हैं प्राइस तो फिर क्या होगा, डिमांड 3 से कम होगी, 3 यूनिट से। अगर हम 1 से प्राइस को कम करेंगे तो डिमांड हमारी 3 से बढ़ेगी। तो ये हमने यहाँ पे हमें नहीं हो रहा क्लियर कि कितने हमारी जो डिमांड है वो चेंज होगी। क्वांटिफिकेशन बेसिकली यहाँ पे नहीं है या कम है। वालेकुम सलाम। ये इसकी एग्जांपल है आपके सामने, ये सवाल है और ये आप देख सकते हैं तीनों केसेस में कि टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है या कम है। प्राइस के चेंज करने से हम इसको देखेंगे कि क्या हमारा टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है या बढ़ रहा है। प्राइस है इनिशियली 10, प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू देखें, टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, प्राइस बढ़ा रहे, टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है। प्राइस इंक्रीज हो रही है, टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है। एक इंक्रीज है, दूसरी तरफ डिक्रीज है, इसका मतलब ये हुआ प्राइस और टोटल रेवेन्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इलास्टिक डिमांड होगी। प्राइस इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू रिमेन सेम, प्राइस इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू डज नॉट चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस को जितना मर्जी चेंज करो टोटल रेवेन्यू हमारा उतना ही रहेगा। तो ये डिमांड कौन सी होगी, यूनिट इलास्टिक डिमांड। और थर्ड केस देखें, प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। प्राइस इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर, ये टोटल रेवेन्यू कर था हमारा। 2 मेथड हमने कर लिए, एक परसेंटेज मेथड और दूसरा टोटल रेवेन्यू मेथड। इस लेक्चर के बी पार्ट में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स को डिस्कस किया, और फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उसके टाइप्स देखी। फिर उसके बाद इलास्टिसिटी के कैलकुलेशन में हमने परसेंटेज मेथड और टोटल रेवेन्यू मेथड को सीखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।